कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक बहुत ही बड़े और सुनसान रेगिस्तान को दिखाया जाता है। इस बिहड़ के बीचों बीच हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। इस आदमी का नाम बस्टर स्क्रग्स है। बस्टर के हाथ में एक गिटार होता है और वो बहुत ही तेज आवाज में गाना गा रहा होता है। दरअसल बस्टर एक बाउंटी हंटर है और एक बहुत ही खतरनाक निशानेबाज भी, पर उसके गाने की आदत थोड़ी अजीब है। वो गाना गाते हुए एक टाउन में दाखिल होता है जहाँ पर वो सीधा एक बार में जाता है। अंदर जाने के बाद वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे गंदे और खतरनाक दिखने वाले लोग पहले से शराब पी रहे हैं। वो काउंटर पर जाता है और बारटेंडर से कहता है कि मुझे भी विस्की चाहिए। बारटेंडर उसे घूर कर देखता है और सफेद कपड़ों की वजह से कहता है कि हम आम लोगों को विस्की नहीं देते। इस बात को सुनने के बाद बस्टर बाकी लोगों की तरफ इशारा करता है जो आराम से विस्की पी रहे होते हैं। बारटेंडर बताता है कि ये सारे के सारे मुजरिम हैं, इसीलिए इन्हें यहाँ पीने की इजाजत है। इस बात को सुनने के बाद बस्टर हंसने लगता है और कहता है कि उसके कपड़ों पर मत जाओ, वो खुद भी एक मुजरिम है। तभी बगल में बैठा एक खतरनाक आदमी गुस्से में खड़ा हो जाता है और अपनी बंदूक निकालने की कोशिश करता है। वो कहता है कि बस्टर उन मुजरिमों की बेइज्जती कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो बस्टर पर गोली चलाता, बस्टर बड़ी तेजी से अपनी बंदूक निकालते और उस आदमी को सीधा गोली मार देता है। बाकी लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। जब तक वो लोग अपनी बंदूकें निकालते, बस्टर लगातार फायर करके उन सारे लोगों को वहीं जमीन पर ढेर कर देता है। अब बस्टर बारटेंडर की तरफ देखता है और समझ जाता है कि बारटेंडर काउंटर के नीचे से गन निकाल रहा है। बस्टर उस बारटेंडर को भी गोली मार देता है और उसे मारकर सलून से खुशी खुशी बाहर निकल आता है। अपना काम पूरा करके वो अपने घोड़े पर बैठता है और निकल पड़ता है एक दूसरे टाउन की तरफ। कुछ घंटों के सफर के बाद वो एक और टाउन में पहुंचता है जहाँ के सलून का बाहर वेपन्स रखने का रूल है। बस्टर सबसे पहले अपने सारे हथियारों को निकाल कर बाहर रखता है और अपना गाना गाते हुए अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वो देखता है कि बहुत सारे लोग एक टेबल पर पोकर खेल रहे हैं। बस्टर के आते ही एक आदमी डर कर अपनी कुर्सी से उठकर चला जाता है। बस्टर उस टेबल पर जाता है और कुर्सी पर बैठ जाता है, लेकिन वो जैसे ही बैठकर टेबल पर रखे पत्तों को देखता है वो समझ जाता है कि वो आदमी डर के क्यों उठा था। वो कहता है कि मैं ये अनलकी गेम नहीं खेलूंगा। तभी कर्ली जो नाम का एक आदमी वहाँ उठ जाता है जो अपनी बंदूक निकाल कर बस्टर पर तान देता है और कहता है कि अब तुम्हें ये गेम खेलना ही पड़ेगा। बस्टर देखता है कि जो उस पे गन ताने खड़ा है और उसके पास अपनी कोई बंदूक भी नहीं है। तभी बस्टर की नजर टेबल के किनारे लगे लकड़ी के बोर्ड पर पड़ती है। बस्टर फौरन अपने पैर से उस बोर्ड पे एक जोरदार लात मारता है। बोर्ड हवा में उछलकर सीधा जो के हाथ पे लगता है। इस झटके की वजह से जो के हाथ में पकड़ी हुई गन चल जाती है और गोली सीधा जो के अपने ही सर में जा लगती है। जो वहीं जमीन पर गिरकर मर जाता है। सलून के सारे लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगते हैं। बस्टर टेबल पर चढ़ जाता है और लोगों का ध्यान बटाने के लिए अपना गाना गाने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद सलून का दरवाजा खुलता है और यहाँ पर जो का बड़ा भाई आ जाता है। अपने मरे हुए भाई की लाश को जमीन पर देखकर वो आग बबूला हो जाता है और गुस्से से बस्टर को घूरता है। वो बस्टर को बाहर आने का चैलेंज करता है ताकि वो दोनों आमने सामने गन फाइट कर सकें। बस्टर बाहर आकर अपनी बंदूक उठाता है और सीधा बीच रास्ते पे आ जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। जो का भाई गन निकालने की कोशिश करता है मगर बस्टर बहुत तेजी से फायर करता है और जो के भाई को राइट हैंड की उंगलियों से गोली से उड़ा देता है। जो का भाई दर्द से चिल्लाता है मगर फिर भी हार नहीं मानता। वो अपने दूसरे हाथ से बंदूक उठाने की कोशिश करता है। बस्टर देखे बिना उसकी तरफ आगे बढ़ता है। वो अपने सामने लगे एक आईने में जो के भाई को पीछे से देखता है। बस्टर बिना पीछे मुड़े अपनी गन कांधे के ऊपर रखता है और आईने में देखकर एक ही गोली में उसका काम तमाम कर देता है। वो उसकी लाश के पास आकर मजे से गाने लगता है। तभी वो देखता है कि एक नया घुड़सवार उसकी तरफ आ रहा है। इस नए आदमी का नाम द किड है जिसने काले कपड़े पहने हुए हैं। वो बस्टर के सामने आकर उसे चैलेंज करता है। बस्टर अपनी गन निकाल कर तैयार हो जाता है। किड बस्टर से पूछता है कि क्या काउंटडाउन करने की जरूरत है। बस्टर कॉन्फिडेंस से कहता है कि मैं तैयार हूँ। उसका इतना कहते ही किड बहुत तेजी से अपनी गन निकालता है। किड सीधा बस्टर के सर में गोली मारता है जिससे बस्टर जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बस्टर की आत्मा उसके जिस्म से बाहर निकल आती है और उसके पीठ पर पर लगे हुए हैं। बस्टर की आत्मा हवा में उड़ते हुए द किड के निशाने की तारीफ करती है। किड वहाँ से चुपचाप अपने घोड़े पर निकल जाता है और इसी मंजर के साथ ये पहली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब इसके बाद हमें दूसरी कहानी में एक अकेले बैंक का मंजर दिखाया जाता है जो बिहड़ के बीचों बीच बना हुआ है। इस बैंक के सामने हमें एक आदमी को देखते हैं जिसे लोग काउबॉय कहते हैं। वो घोड़े से उतरकर बैंक को गौर से देखता है जिसके बाद वो बैंक के अंदर जाता है। वो बैंक टेलर के पास जाता है और अजीबोगरीब बातें करके उसे उलझाने की कोशिश करता है। जब टेलर उसकी बातों को इग्नोर करता है तब काउबॉय अपनी बंदूक निकालकर उसके ऊपर तान देता है। काउबॉय उसे कहता है कि सारे के सारे पैसे इस बैग में डालना शुरू करो। टेलर डरते हुए अपने हाथ नीचे करता है। काउबॉय को अचानक महसूस होता है कि टेलर काउंटर के नीचे कुछ ढूंढ रहा है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है।
मगर इससे पहले कि काउबॉय कुछ कर पाता, उससे पहले ही टेलर काउंटर के नीचे से एक शॉटगन निकालता है और काउबॉय पर फायर कर देता है। गन शॉट के फोर्स से काउबॉय उड़कर दरवाजे से बाहर जाकर गिरता है, मगर वो हार नहीं मानता। काउबॉय जमीन पर लेटकर अंधाधुन गोलियां चलाने लगता है। वो टेलर पर फायर करता है और पैसों का बैग लेकर भागता है। बाहर आने के बाद वो मुड़कर देखता है कि टेलर भी उसके पीछे पीछे बैंक से बाहर आ रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि टेलर ने अपने पूरे जिस्म के ऊपर लोहे के बर्तन और पैंस बांध कर रखे हैं। जब काउबॉय उसके ऊपर गोली चलाता है तो सारी गोलियां उन बर्तनों से टकराकर बेकार हो जाती हैं। टेलर अपनी शॉटगन से काउबॉय पर लगातार गोलियां चला रहा होता है। टेलर काउबॉय के बहुत करीब आ जाता है और सीधा अपनी बंदूक के पिछले हिस्से से काउबॉय के सिर पर जोर से मारता है। काउबॉय इस हमले से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। कुछ देर के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो मंजर बदल चुका होता है। काउबॉय देखता है कि उसे एक घोड़े पर बिठाकर एक पेड़ के नीचे रखा गया है और उसके गले में फांसी का फंदा लगा है। सामने लॉ एनफोर्समेंट की एक पोसे खड़ी होती है। उनका लीडर काउबॉय को कहता है कि बैंक लूटने की वजह से उसे फांसी दी जा रही है। लीडर काउबॉय से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछता है, मगर इससे पहले कि काउबॉय कुछ बोल पाता, उससे पहले पहाड़ी से नेटिव अमेरिकन हमला कर देते हैं। तीर और गोलियां चलने लगती हैं और नेटिव अमेरिकन देखते देखते पोसे के सारे लोगों को मारकर चले जाते हैं। यहाँ सिर्फ काउबॉय ही जिंदा बचा है। नेटिव अमेरिकन उस लटके हुए आदमी को वहीं छोड़कर निकल जाते हैं। काउबॉय अभी भी सेफ नहीं है। उसके गले में फांसी का फंदा कसा हुआ है और वो घोड़े पर बैठा है। उसका घोड़ा घास खाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। एक वक्त के बाद काउबॉय घोड़े से फिसलकर हवा में लटक जाता है। वो अपनी सांसें रोके हुए स्ट्रगल कर रहा होता है। तभी हम ड्रूवर नाम के एक नए आदमी को देखते हैं जो पहाड़ी पर आता है। ड्रूवर अपनी राइफल निकालता है और निशाना लगाकर सीधा काउबॉय के गले की रस्सी को गोली से काट देता है। रस्सी करते काउबॉय जमीन पर गिर जाता है और उसकी जान बच जाती है। ड्रोवर और काउबॉय दोनों घोड़े पर बैठकर सफर शुरू करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद ड्रोवर देखता है कि सामने से एक दूसरी लॉ एनफोर्समेंट की टीम उनकी तरफ आ रही है। ड्रोवर फौरन अपना घोड़ा मोड़ता है और वहां से तेजी से भाग जाता है। काउबॉय को समझ नहीं आता कि वो क्यों भागा। वो लोग काउबॉय को पकड़ लेते हैं और उसे एक नए टाउन में ले आते हैं। टाउन का शेरिफ सबको कहता है कि इस आदमी को फांसी पर चढ़ा दो, क्योंकि इन्हें लगता है कि यही काउबॉय असल में ड्रूवर है। काउबॉय को ले जाकर फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया जाता है। काउबॉय हैरानी से सोचता है कि एक ही दिन में वो 2 बार फांसी पर चढ़ गया। तभी उसकी नजर नीचे भीड़ में खड़ी एक खूबसूरत लड़की पे पड़ती है जो उसे देख के मुस्कुराती है। काउबॉय भी उसे देख के मुस्कुराता है। तभी एग्जीक्यूशनर लीवर खींचता है और काउबॉय को फांसी दे दी जाती है। और इस मंजर के साथ ये दूसरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब तीसरी कहानी में हम एक बग्गी को देखते हैं जो बर्फ से ढके एक नए टाउन में आती है। बग्गी चलाने वाले आदमी को लोग इम्प्रेसारियो कहकर बुलाते हैं। वो हर तरफ अपने नए शो के पोस्टर्स लगाने लगता है। रात होते ही वो एक स्टेज लगाता है और लोग शो देखने के लिए जमा होने लगते हैं। जिसके बाद हम स्टेज पर एक इंसान को देखते हैं जिसके ना ही हाथ हैं और ना ही पैर। इस आदमी का नाम हैरिसन है। हैरिसन लोगों को पूरे फोकस और जज्बात के साथ कहानियां और पोयम सुनाता है। इम्प्रेसारियो भीड़ के बीच घूमकर एक डब्बे में लोगों से सिक्के इकट्ठा करता है। शो खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि इम्प्रेसरियो अपने हाथों से हैरिसन को खाना खिला रहा है और उसकी पूरी देखभाल कर रहा है। एक के बाद एक ये लोग हर शहर में जाते हैं। हैरिसन कहानियां सुनाता है और इम्प्रेसरियो पैसे कलेक्ट करता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है सर्दी और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। उनके शो में लोगों की भीड़ कम होने लगती है। एक दिन इम्प्रेसरियो एक शहर में खड़ा होता है। तब उसकी नजर एक दुकान की तरफ पड़ती है जहाँ बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। इम्प्रेसरियो करीब जाकर देखता है कि लोग एक पिंजरे में बंद मुर्गी को देख रहे हैं। ये मुर्गी लोगों की दी हुई मैथ्स कैलकुलेशन को अपनी चोंच से बोर्ड पर हिट करके सॉल्व कर रही होती है। इम्प्रेसरियो इस मुर्गी की ट्रिक से बहुत इम्प्रेस्ड हो जाता है। भीड़ जाने के बाद वो मुर्गी के मालिक के पास जाता है। वो अपने कमाए हुए सारे पैसे उस आदमी को देकर वो कैलकुलेटिंग मुर्गी खरीद लेता है। फिर वो हैरिसन को और उस मुर्गी को बग्गी में बिठाकर टाउन से निकल पड़ता है। रास्ते में हैरिसन गौर से देखता है कि इम्प्रेसरियो मुर्गी को बड़ी अच्छे से सजा और साफ कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे एक वक्त पे वो हैरिसन का ख्याल रखता था। हैरिसन के चेहरे पर डर साफ नजर आता है। बग्गी आगे बढ़ती और एक पहाड़ी के पास बहने वाली एक तेज नदी के किनारे रुकती है। इम्प्रेसारियो बग्गी से उतरकर नदी के किनारे जाता है और एक बड़ा पत्थर उठाकर पानी में फेंकता है। वो ध्यान से पानी की गहराई और बहाव चेक कर रहा होता है। हैरिसन बग्गी से ये सब देखकर घबराने लगता है। अगले ही मंजर में हम देखते हैं कि इम्प्रेसरियो अपनी बग्गी चलाकर आगे जा रहा है। बग्गी के पीछे की जगह जहाँ हैरिसन बैठा करता था वो अब पूरी तरह खाली पड़ी है। यानी इम्प्रेसरियो ने अपने फायदे के लिए हैरिसन को उस तेज नदी में फेंक दिया है। जिसके बाद ये तीसरी कहानी भी
भी यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर शुरू होती है चौथी कहानी, जिसमें हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो एक बहुत ही खूबसूरत वैली में खड़ा है। इस वादी के बीच से एक साफ पानी का झरना बह रहा है। इस आदमी को लोग खोजी कहते हैं। वो अपना सामान गधे से उतारता है और झरने के किनारे जमीन खोदकर मिट्टी को पानी में धोने लगता है। वो ध्यान से मिट्टी में सोने के चमकते हुए जर्रों को ढूंढ रहा होता है। वो पूरा दिन यही काम करता है। शाम में थकने के बाद वो नदी से एक मछली पकड़ता है। तभी उसकी नजर पेड़ पर बैठे एक उल्लू पे पड़ती है। वो पेड़ पर चढ़ता है और देखता है कि घोंसले के अंदर एक अंडा रखा है। वो अंडा उठाता है और नीचे जाकर मछली के साथ उस अंडे को पकाकर मजे से खाता है। अगले दिन वो वादी में जगह जगह निशान लगाकर मेथड के हिसाब से गहरे खड्डे खोदना शुरू करता है और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है। मिट्टी में उसे सोने का एक अच्छा खासा टुकड़ा मिल जाता है। वो समझ जाता है कि जमीन के बिल्कुल नीचे सोने की एक बहुत बड़ी वेन मौजूद है। वो वहाँ एक बहुत ही बड़ा और गहरा खड्डा खोदता है और जमीन के काफी नीचे चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वादी में एक नया जवान आदमी आ चुका है। वो चुपके से उस ट्रेंच के किनारे आता है। वो जवान आदमी बिना कुछ सोचे उस खोजी की पीठ में सीधा गोली मार देता है। खोजी मुंह के बल उस ट्रेंच की मिट्टी में जमीन पर गिर जाता है और हिलना बंद कर देता है। वो आदमी अपनी बंदूक तान कर काफी देर तक खोजी को देखता रहता है ताकि कंफर्म कर सके कि वो मर गया है। जब खोजी बिल्कुल भी नहीं हिलता तब वो आदमी अपनी गन नीचे रखता है और सोने को उठाने के लिए ट्रेंच में कूदता है। और जैसे ही वो नीचे आता है खोजी अचानक पलटता है और उस आदमी को कस के पकड़ लेता है। दोनों के बीच मिट्टी में बुरी तरह फिजिकल फाइट शुरू हो जाती है। खोजी उसी जवान आदमी की गन छीनता है और एक ही गोली में उस जवान आदमी को वहीं मार गिराता है। खोजी खड्डे से बाहर निकलता है और अपने कपड़े हटाता है। वो देखता है कि गोली उसके जिस्म के अंदर नहीं गई थी बल्कि उसकी पीठ को छूकर निकल गई थी। वो नदी के पानी से अपना जख्म साफ करता है। फिर वापस ट्रेंच में जाकर अपना निकाला हुआ सारा सोना बैग्स में भरता है। वो सारा सोना अपनी सवारी पर लादता है और खुशी से गाना गाते हुए उस वादी से निकल जाता है। और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब शुरुआत होती है पांचवी कहानी की। हम एक बग्गियों का काफिला देखते हैं जो सफर पर निकला है। एक वेगन में एक लड़की एलिस और उसका भाई गिलबर्ट बैठे हैं। उनके पास एक छोटा कुत्ता भी है जो लगातार भौंक रहा है। कुत्ते के भौंकने से कबीले के बाकी लोगों को बहुत तकलीफ हो रही होती है। रात को गिलबर्ट बहुत तेजी से खांसने लगता है। सुबह जब एलिस की आंख खुलती है तो वो देखती है कि बीमारी की वजह से गिलबर्ट की मौत हो चुकी है। एलिस अकेली और परेशान हो जाती है। तभी कबीले के दो लीड गार्ड्स बिल्ली और आर्थर वहां आते हैं। वो दोनों गिलबर्ट की लाश को वहीं मिट्टी में ठीक से दफना देते हैं और एलिस से उसके प्लान्स के बारे में पूछते हैं। एलिस बताती है कि उसके पास वैगन चलाने वाले को देने के लिए पैसे नहीं है क्योंकि सारे पैसे गिलबर्ट की जेब में थे। बिल्ली उसे तसल्ली देता है कि वो उसके वैगन का किराया दे देगा ताकि एलिस उनके साथ आगे का सफर कर सके। लेकिन बिल्ली कहता है कि एलिस को अपने भौंकने वाले कुत्ते को मारना पड़ेगा क्योंकि लोग उसकी आवाज से बहुत परेशान हैं। एलिस रोते हुए और मजबूरी में इस बात की परमिशन दे देती है। बिल्ली कुत्ते को उठाता है और कबीले से बहुत दूर ले जाता है। मगर बिल्ली उस मासूम कुत्ते को मारता नहीं बल्कि हवा में फायर करके उसे वहां से भगा देता है ताकि उसकी जान बच जाए। एलिस दूर से ये सब देख लेती है और उसके दिल में बिल्ली के लिए इज्जत पैदा हो जाती है। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता है बिल्ली और एलिस के बीच बातचीत और नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। बिल्ली अपने साथी आर्थर को बताता है कि वो सफर खत्म होते ही एलिस से शादी करके वहां सेटल होना चाहता है। अगले दिन बिल्ली एलिस के पास जाकर उसे बता देता है कि वो उसे शादी करना चाहता है और उसे प्रपोज करता है। एलिस शाम तक का वक्त मांगती है और आखिर में बिल्ली को शादी के लिए हाँ कह देती है। ये दोनों बहुत खुश होते हैं। इसी बीच एलिस की नजर वादी में अचानक अपने उसी कुत्ते पर पड़ती है जो वापस आ गया होता है। एलिस खुश होकर कुत्ते को पकड़ने के लिए उसके पीछे पहाड़ी की तरफ भागती है। आर्थर उसे दूर जाते देख उसके पीछे जाता है। एलिस एक पहाड़ी के पीछे कुत्ते को पकड़ लेती है। तभी आर्थर वहाँ पहुँचता है और देखता है कि पहाड़ी के ऊपर से कुछ लोग उन्हें देख रहे हैं। आर्थर फौरन समझ जाता है कि वो नेटिव अमेरिकन स्कॉट्स हैं और अब उन पर एक बड़ा हमला होने वाला है। आर्थर फौरन एलिस को पहाड़ी के नीचे गहरे खड्डे में छुपा देता है और उसके हाथ में एक रिवॉल्वर दे देता है। आर्थर एलिस से कहता है कि अगर मैं इन सैवेजेस से लड़ते हुए मर जाऊं तो तुम खुद को गोली मार लेना वरना ये तुम्हें जिंदा पकड़ लेंगे। एलिस डर के मारे कांपने लगती है। आर्थर खड्डे से बाहर निकलकर आगे बढ़ता है और उन हमलावरों का सामना करता है। नेटिव अमेरिकन अपने घोड़ों पर तेजी से आर्थर की तरफ बढ़ते हैं। आर्थर बहुत महारत से अपनी राइफल से उन पर फायर करता है। वो अपनी जगह बदल कर एक एक करके घोड़े पर आते हुए उन सारे सैवेजेस को मार देता है। धूल और मिट्टी हटने के बाद आर्थर देखता है कि उसने अकेले उन सारे लोगों को मार दिया है। वो वापस खड्डे की तरफ आता है ताकि एलिस को बता सके कि अब सब ठीक है और वो दोनों सेफ हैं।
मगर जब वो खड्डे में झांक कर देखता है तो वहाँ एलिस की लाश पड़ी होती है जिसके सर से खून निकल रहा होता है। दरअसल एलिस बाहर गोलियों की आवाज से इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसने समझा आर्थर मर गया और उसने खुद की जान ले ली। आर्थर एलिस की लाश देखकर पूरी तरह सदमे में चला जाता है। वो धीरे से उस छोटे कुत्ते को अपनी गोद में उठाता है। वो बिना कुछ बोले वापस कबीले की तरफ चलने लगता है, ये सोचते हुए कि अब वो बिल्ली को उस दर्दनाक मौत के बारे में क्या बताएगा। और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है और अब शुरू होती है आखिरी कहानी, जिसमें हमें एक बंद बग्गी दिखाई जाती है जो तेजी से रास्ते पर जा रही है। बग्गी के अंदर 5 लोग आमने सामने बैठे होते हैं। ये सफर करके कहीं पर जा रहे होते हैं। यहाँ एक इंग्लिशमैन थिप्पिन, एक आयरिशमैन क्लेरेंस, एक फ्रेंचमैन रीन, एक औरत मिस बेंजामिन और एक आदमी रोज बैठे होते हैं। रेने अपने जानवरों के फर के बिजनेस के बारे में लंबे लंबे भाषण दे रहा होता है जैसे सब लोग बोर हो रहे होते हैं। उसकी बातें खत्म होते ही मिस बेंजामिन अपने हस्बैंड की मोरालिटी वाले लेक्चर्स दोहराने लगती हैं। रोज इन दोनों की बातों से बुरी तरह चिढ़ जाता है और खिड़की से मुंह बाहर निकालकर ड्राइवर को बग्गी रोकने को कहता है। वो चिल्लाता है कि उसे यूरिन के लिए जाना है, इसलिए बग्गी को रोको, लेकिन ड्राइवर उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। रोज गुस्से में अजीब सा मुंह बनाकर वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है। माहौल बहुत अजीब और टेंस हो जाता है। तभी क्लियरेंस माहौल को शांत करने के लिए एक गाना गाने लगता है। उसके गाने के बाद थिप्पिन बोलना शुरू करता है। थिप्पिन उन तीनों लोगों को बताता है कि वो और क्लियरेंस असल में कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं। थिप्पिन हंसते हुए उन्हें अपना तरीका बताता है कि वो पहले लोगों को अपनी अजीब बातों में उलझा कर रखता है और जब लोगों का ध्यान पूरी तरह भटक जाता है तब क्लियरेंस पीछे से उन पर हमला करके उन्हें मार गिराता है। ये बातें सुनकर रेने, रोस और मिस बेंजामिन पूरी तरह डर जाती हैं और उनके चेहरों पर खौफ साफ साफ नजर आने लगता है। कुछ देर बाद बग्गी एक बहुत बड़ी हवेली के बाहर आकर रुकती है। थिप्पिन और क्लैरेंस दोनों बग्गी से नीचे उतरते हैं। वो बग्गी की छत से एक डेड बॉडी को उठाते हैं। वो दोनों उस लाश को पकड़कर उस अंधेरे होटल के दरवाजे के अंदर लेकर चले जाते हैं। बाकी तीनों लोग बग्गी के अंदर अभी भी डरे हुए और सहमे हुए बैठे रहते हैं और बाहर अंधेरे में निकलने से घबराते हैं। लेकिन फिर मजबूरी में वो तीनों एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता बग्गी से उतरते हैं और उस अंधेरे की तरफ बढ़ते हैं। और इसी डरावने मंजर के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।